प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 12th के बायोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है लेसन नंबर 13 से, पाठ संख्या है 13 और लेसन का नाम है पादप वृद्धि। इस आज के टॉपिक में हम इसका भाग नंबर 1 देखेंगे। होता क्या ये? जैसा कि हमें जब कोई प्रश्न पूछता है कि सजीव और निर्जीव में कोई अंतर बताओ, तो उस समय जब हम अंतर बताते हैं प्रारंभिक अवस्था में, वो क्या होती है कि उपापचयी क्रियाओं का पाया जाना, जनन की प्रक्रिया, वृद्धि, गति इत्यादि सजीवों के लक्षण हैं, जबकि निर्जीवों में ये गुण नहीं पाए जाते। हम सीधा सा लाते नाम देते हैं वृद्धि का। वृद्धि अथवा ग्रोथ होती क्या है? जैसे कि किसी के आकार में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या हम उसको ग्रोथ कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वो आयतन में वृद्धि कर रहा है, उसके आकार में बढ़ रहा है, परिमाप उसका बढ़ रहा है, तो हम उसको वृद्धि कह सकते हैं। लेकिन सजीवों के संदर्भ में यदि बात की जाए तो ग्रोथ किसको कहते हैं? कैसी ग्रोथ होनी चाहिए? जैसा कि हम किसी बीज को पानी के अंदर भिगोते हैं, या फिर बरसात के समय जब वातावरण में आर्द्रता अधिक होती है, तो उस समय खिड़की और दरवाज़ों का परिमाप थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके कारण वो आसानी से बंद नहीं हो पाते, जैसा कि नॉर्मल डे में होता है। तो ऐसा होने का मुख्य कारण क्या है? उसके आकार में वृद्धि हो जाना, उसके आकार में बढ़ोतरी हो जाना। तो क्या हम उसको वृद्धि कहेंगे? या फिर एक पादप आज जिसकी लंबाई 1 फीट है, महीने भर के बाद में वो 1.5 फीट के हो जाता है, अथवा उसके तने की मोटाई में बढ़ोतरी हो जाती है, तो क्या हम इसको वृद्धि कहेंगे अथवा नहीं कहेंगे? तो हमारे सामने एक जटिल प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि ग्रोथ किसको कहते हैं? एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़े तो इसकी लंबाई में वृद्धि हुई, टेबल की लंबाई में वृद्धि हुई, तो क्या इसको ग्रोथ कह सकते हैं? अथवा एक पादप की वृद्धि हो रही है, उसको ग्रोथ कहेंगे? तो इस प्रश्न के आंसर के लिए हमें उपापचयी क्रियाओं तक पहुंचना पड़ता है। सजीवों में जटिल उपापचयी क्रियाएं होती है, जिसके फलस्वरूप कई जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल में परिवर्तित होते हैं, सरल से जटिल में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? उसके एक शुष्क भार में वृद्धि होती है। बढ़ोतरी किसमें हो रही है? शुष्क भार में। और इसके साथ साथ में ऐसा परिवर्तन जो पुनः अपने मूल अवस्था में नहीं आ पाए, जैसा कि यदि एक पादप की लंबाई 1 फीट होती है, कितनी हुई? 1 फीट, और ये आगे बढ़ कर के 1.5 फीट का हो जाता है। कुछ समय के बाद में इसकी सेकंड ग्रोथ होती है, वो कितनी हुई? 1.5 फीट। पर डे का लेंगे तो बहुत कम होता है, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, 1.5 फीट हो गया, बढ़ोतरी हुई उसकी। और ठीक इसी प्रकार के एक बीज को जब हम पानी के अंदर भिगोते हैं तो वो आकार उसका बढ़ जाता है। जैसे मूंग के या चने के बीज को बोते हैं तो क्या होता है? आकार उसका बढ़ जाता है पानी को अवशोषित करने के कारण। तो इसमें भी बढ़ोतरी हो रही है उसके आकार में, और इस बीजों में भी बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अब होगा क्या? होता ये कि कुछ समय के बाद में जब हम इस बीज को पानी में से बाहर निकाल देते हैं तो वापस वो सिकुड़ जाता है, आकार कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। लेकिन इस पादप को हम यहाँ से यदि काट भी दें तो भी इसकी लंबाई 1.5 फीट ही रहती है, उससे रत्ती भर भी कम नहीं हो पाता। तो हमारा वृद्धि का जो उत्तर आता है वो इसी से संबंधित होता है। होगा क्या कि सजीवों के आकार और आयतन में होने वाली वह बढ़ोतरी जो कैसी हो?
जो वापस रिवर्स नहीं हो, इस प्रकार की नहीं हो। इस प्रकार की जैसे अग्र दिशा में कोई बढ़ोतरी हुई वापस पश्चिम दिशा में हो रही है तो हम उसको उत्क्रमणीय कहते हैं। तो उत्क्रमणीय नहीं होनी चाहिए, बल्कि कैसे होनी चाहिए, अनुत्क्रमणीय हो, जिसके फलस्वरूप उसके शुष्क भार में वृद्धि हो। कैसे वृद्धि होगी, इस बीज को हमने पानी में भिगोया था तो मान लेते हैं कि बीज का प्रारंभिक भार है वो 10 मिलीग्राम है, और अवशोषित होने के बाद, किसके अवशोषित के, जल के अवशोषित होने से इसका भार 15 मिलीग्राम हो जाता है। एक सपोज एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इस बीज को वापस सुखाएंगे तो वापस क्या होगा, इसका भार मूल भार के समान हो जाएगा। तो शुष्क भार में तो वृद्धि नहीं हुई, लेकिन अब ये पौधा 1.5 फीट का हो गया तो उसका भार बढ़ेगा, किसकी तुलना में, पहले की तुलना में। तो हम इस शुष्क भार में हुई इस बढ़ोतरी को क्या कहेंगे, इसको हम नाम देते हैं ग्रोथ कहते हैं। अब शुष्क भार क्या हुआ कि यदि इस पौधे को, जीवित पौधे जिसको काट दिया, उसको सुखा दिया, सुखाने के बाद में लगभग 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसको गर्म करता है निश्चित समय के लिए, तो इस पादप भाग से जितना भी जल है वो वाष्पीकृत हो जाता है। और वाष्पीकृत होने के बाद में शेष इस पादप भाग का भार शुष्क भार कहलाता है। क्या कहलाएगा, शुष्क भार। जैसे बीज को हमने पानी में डाला और डालने के बाद में इसका भार 15 ग्राम हुआ, ये इसका शुष्क भार नहीं, बल्कि इसको वापस सुखाएंगे, इसमें से जल, संपूर्ण जल बाहर निकालेंगे, उसके बाद में शेष वेट होगा, वो क्या कहलाएगा, इसका शुष्क भार। तो सबसे पहले हम इस ग्रोथ की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में ये देखेंगे कि ये वृद्धि मूल रूप से पादप के किस भाग से प्रारंभ होती है और कैसे होती है। तो नंबर 1, परिभाषा। पादप वृद्धि की परिभाषा सजीवों के आकार एवं आयतन में होने वाला अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जिसके फलस्वरूप क्या होना चाहिए इसमें, जिसके फलस्वरूप उसके शुष्क भार में वृद्धि होती हो या वृद्धि हो, वृद्धि के स्थान पर बढ़ोतरी हो, वृद्धि कहलाती है। तो ये होगी डेफिनेशन। जरूरी है कि आकार और आयतन में होने वाला परिवर्तन कैसा होना चाहिए, नंबर फर्स्ट अनुत्क्रमणीय, फलस्वरूप उसके शुष्क भार में ग्रोथ हो, बढ़ोतरी हो, तो हम उसी डेफिनेशन को, उसी प्रोसेस को पादप वृद्धि कहते हैं। अब पादपों से संबंधित यदि बात करें कि पादप के किस भाग से इसकी वृद्धि स्थल सर्वाधिक पाए जाते हैं, जिससे वृद्धि होती है, ऐसे कौन कौन से स्थल हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक इमेजिंग करनी पड़ेगी कि वृद्धि किन किन क्षेत्रों से होती है। जैसे प्रारंभिक अवस्था में एक नवोद्भिद था और नवोद्भिद से पहले 2 पर्ण निकलती हैं, तो एक पर्ण निकलेगी, उसके बाद में इसका एक तना निकलेगा जिससे पर्ण निकलेगी। तो ये पर्ण प्रारंभिक में छोटी होती है, धीरे धीरे इसकी लंबाई में भी वृद्धि होती है और इसकी चौड़ाई में वृद्धि होती है। पहली बात, इसका मतलब पर्ण का क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। नंबर सेकेंड, पहले इस पादप की लंबाई कम थी, सपोज करें 1 फीट थी, लेकिन एक निश्चित समय के बाद में उसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 1.5 फीट हो जाती है। तो क्या हुआ, उसकी लंबाई में वृद्धि हुई। और सेकेंड, इसके साथ साथ में जो तना है वो धीरे धीरे मोटा होता जाता है। हालांकि
द्विबीजपत्री पादप है तो इसके तने की मोटाई बहुत अधिक होती है, और एक बीजपत्री है तो कम होती है, लेकिन दोनों में तने की मोटाई में वृद्धि होती है। तो सेकेंड नंबर आता है इसके तने की मोटाई में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वो कौन से कारक हैं जिसके फलस्वरूप इसकी मोटाई में वृद्धि हो रही है, वो कौन से कारक हैं जिसके कारण इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो विद्यार्थियों, पादपों की वृद्धि का जो स्थल होता है वो हमेशा इसका शीर्ष भाग होता है। कौन सा भाग होता है, शीर्ष भाग। उस शीर्ष भाग की कोशिकाओं में ही विभाजन की क्रियाओं के द्वारा इस प्लांट की ग्रोथ में, लंबाई में वृद्धि होती है। तो हम बात करते हैं पादप वृद्धि के, पादप वृद्धि के स्थल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पादप वृद्धि के स्थल। अब पादप वृद्धि के स्थल से संबंधित बात करें, हम पादपों की बात करें तो दो प्रकार के पादप हमें पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है निम्न वर्गीय, एक उच्च वर्गीय। हम जिस पादप की बात कर रहे हैं वो उच्च वर्गीय पादप, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जैसे पादपों की बात करें, लेकिन इससे छोटे पादप भी होते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट हम निम्न वर्गीय पादप की बात करें, निम्न वर्गीय पादप, तो इसमें क्या आते हैं, शैवाल आते हैं, ब्रायोफाइटा आते हैं, ब्रायोफाइट्स इत्यादि प्रकार के पादप। अब इन पादपों में क्या है, छोटे पादप, जैसे क्लेमाइडोमोनास एकल कोशिकीय शैवाल है, ठीक है। उसके बाद में वॉलवॉक्स एक बहुत सारी कोशिकाओं के समूह से युक्त एक कॉलोनी में संरचना है। इसी प्रकार के स्पारोगैरा जैसे तंतुमय शैवाल होते हैं, ये एक लंबे समूह है। तो इन पादपों में, शैवाल जैसे पादपों में, ब्रायोफाइट जैसे पादपों में संपूर्ण पादप काय, जिसको हम थैलस कहते हैं, कि सभी कोशिकाएं समान रूप से वृद्धि करती है। कैसे करेगी, समान रूप से। इसके फलस्वरूप इसमें कोई निश्चित स्थल नहीं पाए जाते। लेकिन उच्च वर्गीय पादप जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में निश्चित स्थल होता है। तो इसमें क्या होगा, संपूर्ण पादप काय क्या करता है, एक वृद्धि स्थल के रूप में प्रयुक्त होता है। लेकिन जब हम उच्च वर्गीय पादपों की बात करें, थायर प्लांट जैसे कौन कौन से हुए, मुख्य रूप से हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात करते हैं और जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करते हैं। तो इनमें क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र होते हैं जिसको हम शीर्षक क्षेत्र कहते हैं, और ये हमेशा विभज्योति कोशिका युक्त होते हैं। तो क्या पाए जाएंगे इसके अंतर्गत, इसमें पाए जाएंगे शीर्षक क्षेत्र, चाहे वो रूट का हो या फिर शीर्षक क्षेत्र। और ये शीर्षक स्थल किससे निर्मित होता है, हम इसको सिंपल सी भाषा में क्या नाम देते हैं, विभज्योतक, उत्तक। नाम से स्पष्ट है, विभज्योतक उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ऐसे कोशिकाओं का समूह जो हमेशा निरंतर समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जब हम संरचना के आधार पर पादप उत्तक को विभक्त करते हैं तो वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं विभज्योतिक उत्तक और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। तो बात किसकी करें, विभज्योतिक उत्तक की। इस पादप का शीर्षक भाग विभज्योतिक उत्तक युक्त होता है, इस पादप की मूल शीर्ष भाग विभज्योतिक उत्तक युक्त होता है। इसके फलस्वरूप कौन से भाग, मूल शीर्ष के विभाजन से या सक्रियता से रूट की लंबाई वृद्धि होती है, और परोशीर्षक की सक्रियता से परोतंत्र की वृद्धि होती है। जैसा कि अभी हमने देखा है कि पादपों की मोटाई में भी वृद्धि हो रही है और लंबाई में भी वृद्धि हो रही है। इसका मतलब इसकी ग्रोथ को प्रेरित करने वाला क्षेत्र है वो विभज्योतिक क्षेत्र। तो यहाँ पर दो प्रकार की ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब दो प्रकार के या कई प्रकार के विभज्योतिक उत्तक होंगे जो इसकी स्थल के आधार पर है, और उसी स्थल पर रह कर के वो
विभाजन का कार्य करता है, जिससे ग्रोथ होती है। तो स्थल के आधार पर विभज्योतिक ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। विभज्योतिक ऊतक किसके आधार पर? स्थल के आधार पर या स्थिति के आधार पर। कौन कौन से होते हैं वो देखिए। ये एक पादप भाग है। इस पादप भाग में ये नंबर 1 स्थल की बात करें अपन, जो इसका शीर्षत भाग है, एक विभज्योतिक इस स्थल पर होता है। इसको नाम देते हैं शीर्षत विभज्योतक। सेकेंड नंबर, यहाँ पे पाई जाएगी कई सारी पर्व संधियाँ, क्योंकि स्तंभ है तो पर्व संधि युक्त होता है। इससे कई प्रकार की पार्श्व कलिका जैसी संरचनाएं निकली हुई होती है। इस पर्व संधि के ऊपर की ओर स्थित इन विभज्योतिक क्षेत्र को नाम देते हैं अंतर्वेशी विभज्योतिक ऊतक। अंतर्वेशी विभज्योतक, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? शीर्षत विभज्योतक है जो ग्रोथ करतेगा, वृद्धि करेगा, जिसके फलस्वरूप इसके शीर्षत भाग की लंबाई में वृद्धि होती है। यानी एक पर्व से फिर क्या बनेगा? दूसरा पर्व, फिर क्या बनेगा? तीसरा पर्व। पादप की लंबाई में वृद्धि हो रही है। अंतर्वेशी या इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कारण इस पर्व की लंबाई में वृद्धि हो रही है। इसने क्या किया? पर्व का निर्माण किया, लेकिन अब पर्व की लंबाई में वृद्धि कौन करेगा? सेकेंड विभज्योतिक ऊतक। और थर्ड नंबर, पार्श्व क्षेत्र में पाई जाने वाली इन कोशिकीय समूह को नाम देते हैं पार्श्व विभज्योतक, जिसके फलस्वरूप क्या होगा? पादप की मोटाई में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि करेगा शीर्षत विभज्योतक, पर्व की लंबाई में वृद्धि करेगा अंतर्वेशी विभज्योतक, और मोटाई में वृद्धि करने का कार्य करता है पार्श्व विभज्योतक। पादप की लंबाई में वृद्धि होना मूल रूप से प्राथमिक वृद्धि कहलाती है, जो इन दोनों प्रकार के विभज्योतक द्वारा होती है। लेकिन पादप की मोटाई में वृद्धि होना मूल रूप से द्वितीयक वृद्धि कहलाती है, और ये होता है पार्श्व विभज्योतक। क्योंकि एक बीजपत्री पादपों की तने की मोटाई ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा विकसित नहीं होती, इसका मतलब पार्श्व विभज्योतक ऊतक बहुत ही कम सक्रिय रहता है। लेकिन अंतर्वेशी और शीर्षत विभज्योतक ऊतक है वो सामान्य रूप से सक्रिय रहते हैं। गन्ने अथवा मक्के के पर्व की लंबाई में वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या है? इंटरकैलरी विभज्योतक ऊतक। तो स्थिति के आधार पर विभज्योतक ऊतक को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब ये विभज्योतिक ऊतक सक्रिय रहता है और सक्रिय रहने के बाद में प्लांट की वृद्धि प्रेरित करता है, तो ये वृद्धि किन किन प्रावस्थाओं से होते हुए होती होगी? ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि जब हम विभाजन की श्रेणी में पढ़ते हैं या ऊतकों की स्थिति में देखते हैं, तो किसी भी पादप का शीर्षत भाग होता है वो विभज्योतिक ऊतक युक्त होता है। तो ये कोशिका क्या करती है? ये कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। और जब इन कोशिकाओं में विभाजन की कैपेसिटी कंप्लीट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तब हम इन ऊतकों को नाम देते हैं स्थायी ऊतक। इसके बाद में क्या करता है? ये आकार में धीरे धीरे वृद्धि करता है। तो वृद्धि करने के कारण, आकार में वृद्धि करने के कारण अगेन यहाँ पर भी कोशिका पादप भाग की लंबाई में वृद्धि होती है। नंबर 5, जब वो संख्या में वृद्धि करता है तब हम इसको डिवीजन की पहली अवस्था क्या कहते हैं? विभाजन, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है। फिर कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ रही है बल्कि कोशिकाओं का आकार में वृद्धि होता है। हम इस क्रिया को नाम देते हैं इलोंगेशन ऑफ सेल्स, और कोशिकाओं का विवर्धन, जिसमें क्या होगा? केवल आकार में वृद्धि करेगा। इसके बाद में नंबर 3 की बात करें, जब ये कोशिका एक निश्चित कार्य को करना संपन्न कर देगी,
फॉर एग्जाम्पल ये जाइलम को बनाएगी, ये फ्लोएम को बनाएगी, या फिर ये स्थूल कवांतक ऊतक बनाएगी, मीजोफिल बनाएगी। तो क्या हो रहा है, इनका कार्य निश्चित हो रहा है। तो हम इस अवस्था को नाम देते हैं विभेदन, डिफरेंशिएशन, जिससे क्या हुआ, निश्चित कार्य करना संपन्न होगा। जब ये तीनों प्रावस्था कंप्लीट हो जाती है तो हम पादप भाग की वृद्धि को कंप्लीट मानते हैं, पूर्ण मानते हैं। वापस देख लीजिए कितनी प्रकार की अवस्था होगी, जिसमें पहली वो अवस्था जिसमें कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब कोशिका विभाजन अवस्था। नंबर 2, कोशिकाओं का आकार में वृद्धि हो रही है, इसको कहते हैं विवर्धन अवस्था, कोशिका विवर्धन अवस्था। और नंबर 3, जब वो किसी निश्चित कार्य को करना प्रारंभ कर देती है, निश्चित अंग को निर्मित करना प्रारंभ कर देती है, तो उसको नाम देते हैं विभेदन अवस्था। तो विद्यार्थियों, वृद्धि की प्रावस्था मूल रूप से 3 प्रकार की होती है, कोशिका विभाजन अवस्था, कोशिका विवर्धन अवस्था और कोशिका विभेदन अवस्था। ध्यान रखना आप ये कि जब तक कोशिका विभाजन कर रही है तब तक वो विभजोतक है, लेकिन जब वो विभाजन करना बंद कर देती है तो उसको नाम देते हैं हम स्थायी ऊतक, वो विभजोतक नहीं है। इसीलिए हमेशा शीर्षक क्षेत्र की कोशिका ही विभजोतक के रूप में रहती है, इसके अलावा अन्य भाग के नहीं रहती। क्या परिवर्तन होगा जब वो कोशिका विभजोतिक प्रकार की रहेगी, जब वो कोशिका स्थायी प्रकार की रहेगी? तो हमें विभजोतिक ऊतकों के गुण देखने पड़ते हैं। क्या क्या गुण होते हैं? नंबर पहला कि कोशिका सामान्यतः गोलाकार होती है। किसकी? विभजोतिक ऊतक की। कोशिका भित्ति होती है वो थोड़ी सी लचीली होती है, पारगम्य होती है। इन कोशिकाओं में रिक्तिका नहीं पाए जाने के कारण केंद्रक होता है और लगभग कोशिका के मध्य में स्थित होता है। रिक्तिका अनुपस्थित होती है, उपापचय क्रिया सबसे अधिक सक्रिय होती है। तब हम इन कोशिकाओं को क्या नाम देते हैं? विभजोतिक ऊतक। और ये कोशिका दूसरी कोशिका से इतनी अधिक सघनता से सटी होती है कि इनके मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते। तो हम इन गुणों के आधार पर उस कोशिकीय समूह को क्या नाम देंगे? विभजोतिक ऊतक। लेकिन अब क्या हुआ? विभाजन की कैपेसिटी समाप्त हो गई, इसीलिए अब ये विभजोतिक नहीं रहा, स्थायी में बदल गया। तो क्या परिवर्तन होगा? नंबर फर्स्ट, इसकी कोशिका भित्ति धीरे धीरे मोटी होना प्रारंभ हो जाती है। किसके कारण? स्थूलन के कारण, लिग्निन का, सेबुलिन का। इनके मध्य अंतरकोशिकीय अवकाश थोड़े से विकसित हो जाते हैं। कोशिका की जीव द्रव्य में क्या परिवर्तन होता है कि प्रारंभ में छोटी छोटी रिक्तिकाओं का निर्माण होगा और वो रिक्तिका मिल करके एक बड़ी रिक्तिकाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देती है। इस रिक्तिका में कई प्रकार के पदार्थों का संग्रहण होना प्रारंभ हो जाता है। तो हम इन गुणों युक्त इन कोशिकीय समूह को क्या नाम देंगे? स्थायी ऊतक। और ये स्थायी ऊतक विवर्धन और विभेदन में प्रयुक्त होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज हमने पादप वृद्धि को प्रारंभ किया है कि वृद्धि किन भागों से होती, कितनी अवस्थाओं से होती हुई, और इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले भाग में हमने इसके डेफिनेशन के संबंधित ही, वृद्धि का स्थल कौन सा होता है, वृद्धि की प्रावस्था कौन सी होती है के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास जब भी हम लेंगे उस समय इस वृद्धि की गति की क्या है, काइनेटिक्स क्या है, किस हिसाब से ये होती है, कब ये कम होती है, कब ज़्यादा होती है, अर्थात प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, थैंक यू।